Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I am going to discuss the sample questions related to UGC NET exam, specially code 55 that is HRM which is also known as Labor Welfare. So मैं जो आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है यूजीसी नेट में आने वाले 2018 एंड 2019 की मिक्स कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में आए थे और कुछ जो कि उससे रिलेटेड मैंने डाले हैं. सो गाइज प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली बिकॉज इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज सैम्पल क्वेश्चंस 1. तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज फॉर द स्टडी ऑफ वर्क अरेंजमेंट्स टू एलिमिनेट वेस्टफुल हैंड एंड बॉडी मोशन. इसका मतलब कि कौन से ऐसे दो फिलोसोफर हैं या ऑथर हैं जिन्हें हम इसलिए जानते हैं बिकॉज उन्होंने एक स्टडी करी थी वर्क अरेंजमेंट पर जिससे कि वेस्टफुल हैंड और बॉडी मोशंस को उन्होंने एलिमिनेट किया. ऑप्शन 1 है हेनरी गैंट एंड C.I. बर्नार्ड. ऑप्शन 2 है फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट. 3 है एल्टन मायो एंड हिमर्सन एंड 4th है F.W. टेलर एंड हेनरी गैंट. सो इसका आंसर है फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, मतलब ऑप्शन 2. Guys, second question है, which of the following represents the rights inherent in managerial position to give orders and expect them to be obeyed? ऑप्शन 1 है पावर, ऑप्शन 2 है अथॉरिटी, थर्ड है इन्फ्लुएंस और ऑप्शन 4 है रिस्पॉन्सिबिलिटी. गाइज आप पहले आंसर अपने नोटबुक में लिखिए, फिर आप चेक करिए कि असली आंसर क्या है. इससे आपको एक तैयारी मिलेगी, कंपटीशन आपका बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा एंड आपको पता चलेगा कि आंसर आपका सही है कि गलत है. सो गाइज इसका आंसर है अथॉरिटी. अथॉरिटी ही वो चीज होती है जिससे कि हम किसी को राइट दे देते हैं कि वो ऑर्डर दे सके अपने सबॉर्डिनेट को. ओके. सो द थर्ड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्लैन कंट्रोल. क्लैन कंट्रोल से इनमें से क्या रिलेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिलाई ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन. सेकेंड है एम्प्लॉइज बिहेवियर विच इज रेगुलेटेड बाय वैल्यू, नॉर्म, ट्रेडिशन, रिचुअल एंड बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सी ऑप्शन है emphasizes ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी एंड डी ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी. सो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन 2. दैट मीन्स एम्प्लॉय का बिहेवियर जो कि किससे रेगुलेट होता है? एम्प्लॉय के वैल्यूज से, नॉर्म से, ट्रेडिशन से, रिचुअल से और बिलीफ से. उसका क्या है बिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. सो गाइज फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डील विद द इशू ऑफ कंप्लेंट्स. कौन सा ऐसा एक्ट है जो इशू ऑफ कंप्लेंट्स में डील करता है? ए है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, बी है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1948, सी है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 या फिर डी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946. सो गाइज इसका आंसर है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 स्टैंडिंग ऑर्डर्स. इसका मतलब है कि इस एक्ट के अंदर आप कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं. ओके. Then comes the question 5th. This is very easy, I guess. Job description implies A. Identification of the qualities required in a job holder. B. Performance of the job. C. Laying down systematically the duties and the responsibilities of the job. या फिर option D. Determination of the performance standards of the job. So guys, इसका आंसर है laying down the systematically duty and responsibility of the job. That means option C is the correct answer. Options. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसा प्रोसेस है? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी रिएक्टिव या डी प्रोएक्टिव. सो गाइज इसका आंसर है प्रोएक्टिव प्रोसेस. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. So guys, seventh question है the degree to which a particular selection device accurately predicts the level of performance is known as. ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम पर्टिकुलरली एक प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि किस एम्प्लॉय की कैसी परफॉर्मेंस लेवल चल रही है उस वक्त जॉब में. सो गाइज इसके ऑप्शंस हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, लॉजिकल वैलिडिटी या फिर कॉन्करेंट वैलिडिटी. सो इसका राइट आंसर है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी. दैट मीन्स ऑप्शन बी. Then comes the 8th question, that is match the following. इसमें we have to match the concept of career planning given in the list 1 with the propagators given in the list 2. Okay. So इसमें देखते हैं कैरियर एंकर है, कैरियर स्टेज मॉडल है, कैरियर पाथ मॉडल है एंड कैरियर चॉइस मॉडल है. तो इसका आंसर है ए का थर्ड. दैट मीन्स कैरियर एंकर प्रपोज किया था एडगर शेयन ने. बी का है डीटी हॉल, मतलब कैरियर स्टेज मॉडल करा था प्रपोज डीटी हॉल ने. सी का है कैरियर पाथ मॉडल करा था प्रपोज मोंडी इटाल ने. और डी का है
सेकंड, मतलब कैरियर चॉइस मॉडल को किया था प्रोपोगेट जॉन होलैंड ने। कोई बात नहीं गाइज, अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगा, अगर आपको प्रोपोगेटर्स के नाम इतनी इजीली याद नहीं होते हैं, तो आप इनको अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और आप इसको रोज पढ़ते रहिए और इनके कंसेप्ट के बारे में भी पढ़ते रहिए, तो आपको धीरे धीरे याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, bell curve is represented by which of the traditional method of performance appraisal? So the options are as follows. First is forced choice method, second is free from essay method, third is critical incidence method, and fourth is forced distribution method. So bell curve कौन से traditional method से को represent करता है? That is forced distribution method, which is option D. Then comes the 10th question. What is neoteny as a leadership trait advanced by Bannis and Thomas? So options are A. Calm, confident and predictable under stressful condition. B. Youthful, curious, playful, fearless, warm and energetic. Option C. Encouraging, decent, empathy and obsessive communication. And D. Ambitious, morally strong and competence. So इसका आंसर है youthful, curious, playful, fearless, warm and energetic. That means option B is the correct and the right answer. Then comes question 11. In which year, in which factory and by whom the first quality circle in India was introduced? कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने इंट्रोड्यूस किया था और कौन सी फैक्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट क्वालिटी सर्कल? सो द ऑप्शंस आर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एसआर उत्पा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एसआर उत्पा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स आरएस तनेजा एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एसआर उत्पा. सो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट मीन्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एसआर उत्पा 1982. See it? Okay. Then the next question is question number 12. That means the characteristics of morale are depicted as follows. So you need to tell that who is associated with this explanation. That means बहुत easy question है, बहुत tough तरीके से इसको बोला गया है, इसकी language को tough करा गया है. मतलब ये है कि इसमें कुछ morale के characteristics दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये किसने propound किया था, किसने propagate किया था. You just need to tell the name of the propagator. All right. सो फटाफट पहले करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं मोरल की. एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, गुड इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट, इन्वॉल्वमेंट इन वंस जॉब, ग्रुप कोहेसिवनेस, पॉजिटिव जॉब रिलेटेड एटीट्यूड एंड इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप गोल. सो फटाफट ऑप्शंस भी देख लेते हैं. ब्लम एंड नेलर, बी है RM ग्वीन, सी है हुगो मुंस्टरबर्ग एंड डी है JL मोरेनो. सो गाइज इसका आंसर है RM ग्वीन. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंड द राइट आंसर. Then comes the question 13. Who regarded trade union as institution for overcoming the managerial dictatorship to strengthen the individual labor and to give them some voice in the determination of the condition under which they have to work? So ये एक definition दे रखी है. You need to tell that किसने propound की थी ये definition. So the options are as follows. A is Karl Marx, B is Mahatma Gandhi, C is Sidney and Beatrice Webb, D is Selig Perlman. So the guys answer is Sidney and Beatrice Webb. That means option C. 14th question. ये assertion and reason के questions हैं guys, काफी सारे आते हैं question paper में. So इसमें का मैंने कुछ एक आध example डाला है इस paper में. So assertion है labor welfare is relative concept as it is related to time and space. इसका reason ये है welfare is growing and dynamic. The welfare potential changes as a result of which it can't keep on varying and has to keep pace with the changing time. अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे. एसर्शन रॉन्ग है और रीजन उसको फेल हो गया एक्सप्लेन करने में. एसर्शन करेक्ट है पर रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है. एसर्शन गलत है बट रीजन भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. ओके. एंड फोर्थ है एसर्शन एंड रीजन दोनों ही रॉन्ग है. सो गाइज इसका आंसर ऑप्शन बी. एसर्शन भी सही है और रीजन उसको ढंग से एक्सप्लेन कर भी पा रहा है. एसर्शन था क्या? लेबर वेलफेयर एक ऐसा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि टाइम और स्पेस से रिलेटेड है. और इसका रीजन क्या दिया? क्योंकि वेलफेयर एक ग्रोइंग चीज है. लेबर वेलफेयर ऐसी ग्रो करती है और डायनेमिक है, मतलब चेंज होती रहती है टाइम को लेकर. तो वेलफेयर के जो चेंजेस हैं वो ही रिजल्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा लेबर वेलफेयर भी अपने तरीके नए नए ढूंढता रहता है वेलफेयर पहुंचाने के लिए लेबर को. तो चेंज होता रहता है. तो इसीलिए लेबर वेलफेयर को हमने रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहा है जो कि टाइम और स्पेस से चेंज होता रहता है. तो एजर्शन भी सही है और रीजन ने उसे ढंग से एक्सप्लेन भी किया. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. So the last question is guys assertion and reason. The
assertion is the aim and objective of labor welfare have progressively changed during the last few decades. Reason दिया है, it has gradually moved to the era of paternalism with philanthropic objectives from the primitive policing and placating philosophy of labor welfare. इसके कोड के ऑप्शंस हैं, assertion is right but reason fails to explain, assertion is right but reason explains also, assertion is wrong, reason is correct, both assertion and reason are wrong. Answer is option B, assertion भी सही है और reason उसको explain भी कर पा रहा है. assertion क्या था guys? एजर्शन था एम एंड ऑब्जेक्टिव है जो लेबर वेलफेयर का, वो प्रोग्रेसिवली डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर और डेकेड बाय डेकेड चेंज होता रहता है. क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि ये अब ऐसा एरा आ गया है कि पहले पैटर्नलिज्म हुआ करता था, फिर फिलंथ्रोपिक हो गया, उसके बाद प्रिमिटिव पॉलिसी और फिर प्लेकेटिंग पॉलिसी. अगर आपने मेरी पॉलिसीज लेबर वेलफेयर की पॉलिसीज की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें पूरी वीडियो में अपनी पॉलिसीज को डिस्कस किया है. सो गाइस ये उन्हीं पॉलिसीज की बात हो रही है, इसलिए मैं कहती हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस ढंग से देखनी चाहिए, तभी आप assertion एंड रीजन के आंसर्स ढंग से दे पाएंगे. सो गाइस इसका आंसर है assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग द assertion very correctly. Okay, option B is the right answer. So guys, thank you so much for watching my video एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लेकर आती रहूँगी जिसके अंदर मैं सैम्पल क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर और काफ़ी कुछ इंक्लूड करती रहूँगी. एंड में मैंने ये कोट इसीलिए डाला है कि फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस. सो गाइज प्लीज़ आप कभी भी ये ना सोचिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर पाएंगे. यू कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट. सो गाइज आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो देखकर. सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. एंड टिल देन दिस इज महिमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो. गुड बाय.